बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूजर मौसम। आप सब गुड मॉर्निंग। सीमल आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ जी रीसेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है और वो ये है कि काबुल पर काबिज हो चुके हैं अब तालिबान और उन्होंने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। और इसके साथ साथ अफ़गान हुकूमत और साथ साथ अफ़गान सदर जो वहाँ में मौजूद नहीं है, जो कि मेरे ख्याल में वाकई हिस्ट्री की बड़ी एक खबर बन गई। बिल्कुल बड़ी खबर है। वीकेंड पर काफ़ी इस पर डेवलपमेंट हुई, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि तर्जुमान तालिबान की तरफ से बहुत से बयानात भी आ रहे हैं। आलमी दुनिया इसके ऊपर स्टेटमेंट्स दे रही है, वहाँ से सफारत खाने खाली भी किए जा रहे हैं और भी बहुत कुछ हो रहा है जो हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ कोविड की सिचुएशन भी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले आज के दिन की मुनासिबत से एक अहम बात डिस्कस कर लेते हैं और वो ये है कि आज 24 बरस गुजर गए मौसीकी के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को दुनिया छोड़े हुए। जी 24 बरस बीत चुके हैं। नुसरत फ़तेह अली खान ने आरिफाना कलाम, गीतों, गज़लों, कवालियों से दुनिया को अपना गर्विदा बनाया था और हर कोई उनका फ़ैन था, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे जापान में या फिर अमेरिका में। पाकिस्तानी कवाल, मौसीकार और गुलकार वो इतने शानदार थे कि आज भी उनकी गाई गज़लें, उनकी गाई कवालियाँ महफ़िलों की ज़ीनत बनती हैं और अभी भी लोग उनको फॉलो कर कर अपना नाम बनाते हैं। बिल्कुल, उनके वालिद फ़तेह अली खान और ताया मुबारक अली खान अपने वक्त के मशहूर कवाल थे। नुसरत फ़तेह अली खान ने क्लासिकल मौसीकी को एक नया रंग दिया और फिर जदीद म्यूज़िक के मुनफरिद अंदाज में कुछ इस तरह से पेश किया कि उनके गाने हर उम्र के लोगों में मकबूल हुए। और आज 24 साल गुजरने के बाद भी उनके गाने ना सिर्फ सुने जाते हैं, पसंद किए जाते हैं और आज भी नौजवान नस्ल के वो आइडियल हैं, लेजेंड सिंगर जो हम में नहीं रहे और 24 साल पहले हमसे बिछड़ गए, लेकिन अपने मद्दाहों के दिलों में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। अमेरिका, यूरोप, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, उनके मद्दा वहाँ पर ज़रूर मौजूद रहते थे। और उनके बारे में ख़ास तौर पर यह कहा जाता है अबूज़र कि उनके कॉन्सर्ट में ऐसे लोग जिनको लिरिक्स समझ नहीं आते थे, वो उर्दू नहीं समझ पाते थे, वो गोरे थे या फॉरेन लैंग्वेज जो लोग थे वो होते थे, लेकिन उनकी मौसीकी पर इस तरह से झूमा करते थे, इंजॉय किया करते थे और बड़े बड़े फैंस जो है नुसरत फ़तेह अली खान के दुनिया भर में मौजूद। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। बैनुल-अक़वामी फिल्मों में उन्होंने म्यूज़िक भी दिया है, हॉलीवुड की मूवीज़ में उन्होंने म्यूज़िक दिया, इसके अलावा बॉलीवुड की मूवीज़ में उन्होंने म्यूज़िक दिया। जापान से लेकर अगर उनका नाम आज भी जिंदा है, जापान से अमेरिका तक इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर उनके कॉन्सर्ट्स हुए, जैसे आपने कहा ना लिरिक्स उनके समझ नहीं आते थे, लेकिन फिर भी दम मस्त कलंदर मस्त में वो झूमते थे। और आज भी उनकी जो अगर आप ऑनलाइन यूट्यूब पर या कहीं पर वीडियोस देखें उनके कॉन्सर्ट्स की, तो इतने शानदार उस ज़माने में कॉन्सर्ट्स मेरा ख्याल है और किसी ने नहीं किया अगर वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। और बड़ी जल्दी चले गए दुनिया छोड़कर, 48 साल से उनकी उम्र थी और बड़े यंग थे, लेकिन इतना नाम बनाया, इतना काम किया कि ऐसे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी में गाने गाए, लेकिन बहुत कम अरसे में उन्होंने वाकई पाकिस्तान के लिए बहुत खिदमत सरअंजाम दी और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और दीगर अवार्ड भी उनके नाम किए गए। अल्लाह ताला उन्हें करी के रहमत करे और करवट करवट जन्नत नसीब करे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज का प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले जी अशरफ गनी दरो मुल्क फरार हो गए। पंजाब में कोरोना फिर तेज होने लगा। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मजीद गिरफ्तारियां। मेहनत में खवातीन मर्दों से कम नहीं है। ज़ैन अशरफ मुगल ने चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड जीत लिया। तो ये थी हमारी टॉप स्टोरीज आज का प्रोग्राम जो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ओवर द वीकेंड रही और पूरी दुनिया की नज़रें अफगानिस्तान पर रहीं, अफगानिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत काबुल पर अब तालिबान काबिज हो चुके हैं और काबुल के महल को जो खाली कर दिया गया था वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ने, अशरफ गनी भी वहाँ से फ़रार हो गए। उसके बाद से तालिबान वहाँ पर मौजूद हैं और वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं। अफगानिस्तान में एक खियास की सी सिचुएशन है, ब्लडशेड नहीं हुआ, जंग नहीं हुई, लेकिन चूँकि तालिबान काबिज हो चुके हैं और गवर्नमेंट डिसमिस हो चुकी है, अब इसके बाद ये कहा जा रहा है तर्जुमान तालिबान की तरफ से कि कुछ ही देर में, कुछ ही अरसे में एक नया जो भी तंजीम साजी की जाएगी, जो भी गवर्नमेंट बनाई जाएगी, उसकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आम माफी का ऐलान भी किया गया है। एयरपोर्ट पर कुछ अफरा तफरी है, इसके अलावा जो कि यूरोपियन सफारत खाने हैं वहाँ पर उनमें कुछ अफरा तफरी है, परेशानी का आलम है। अमेरिका वहाँ से अपने सफारतकार को निकाल रहा है, दीगर ममालिक, लेकिन चाइना, रशिया और पाकिस्तान के सफारतकार जो हैं वहाँ पर मौजूद हैं, सफारत खाने खुले हैं,
वहाँ पर लोगों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट के इसलिए मनाजिर है क्योंकि अफरा तफरी फैल गई, लोग परेशान हुए, अपने अपने मुल्कों में वापस जाना चाहते थे। लेकिन ऐसा ये तालिबान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि लोग परेशान मत हों, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आम माफ़ी का ऐलान है, कोई बदला नहीं लिया जाएगा, चाहे किसी ने नेटो अफवाज का साथ दिया हो, चाहे किसी ने कोई साजिश की हो, हम किसी से बदला नहीं लेंगे। ये ऐलान अभी तक तालिबान की तरफ से कर लिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि पुरअमन तरीके से हम दोबारा से इक़्तिदार संभालेंगे और इसमें अगर कोई परेशानी किसी को है तो वो दूर कर ले, किसी किस्म की गोली नहीं चलाई जाएगी। लेकिन फिर भी इसी में एक नेचुरल बात है कि जब ऐसा कोई मसला हो तो फिर थोड़ी ज़रूर होता है, और ख़ास तौर पर जब ये कुछ सालों पहले, कुछ दहाइयों पहले हो भी चुका हो और उस वक्त सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो। इस पर हम बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट नासिर बेग चुगताई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बहुत शुक्रिया नासिर साहब हमें वक्त देने के लिए। और पाकिस्तान ने तो ये कह दिया है कि हम फैसला आलमी राय आमा और ज़मीनी हक़ाइक़ पर मबनी जितने भी फैक्ट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक करेंगे कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना है या नहीं करना। अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम और सुबह वक्त है। एक तारीखी सुबह है आज आपके सामने जी, और ये मैं 4 बार देख चुका हूँ। 4 बार मेरे सामने काबुल फॉल हुआ है, उस पर अटैक हुए हैं। कभी रूस ने अटैक किया है सोवियत यूनियन में, कभी अमेरिका ने अटैक किया है। और ये दूसरा अटैक था 96 में, पहली बार फॉल हुआ था और जब बहुत तशद्दुद हुआ था उस ज़माने में। अंदाज़ा लग रहा है कि चौक में फांसियाँ दी गई थी। उस वक्त का प्रेसिडेंट था नजीबुल्लाह, उसको चौक लटका दिया गया था। तो बहुत और उस वक्त भी डर था इस बात का कि बहुत ज़्यादा वायलेंस होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वायलेंस नहीं हुआ और पुरअमन तौर पर सब कुछ हुआ। और लगता यूँ है कि ये पुरअमन रहेगा क्योंकि जिस तरह अमरीकी फ़ौज विड्रॉ हुई है, वापस गई है, उससे अंदाज़ा होता है कि कोई झगड़ा मोल लेने के मूड में नहीं था। और अशरफ गनी साहब भी लोग कहते हैं चले गए, मैं कहता हूँ फरार हो गए वो। और जिस तरह वो गए हैं, अब्दुल्ला और जनरल बिस्मिल्लाह, ये दोनों बाकायदा उनको बुरा भला कह रहे हैं और उनके करीबी साथी वो चले गए। काबुल सिक्योर है, काबुल का एयरपोर्ट अमेरिका के पास है, वहाँ से फ्लाइट्स कंटिन्यू हो रही हैं। और काबुल शहर के बहुत सी चौकियाँ तालिबान के पास हैं क्योंकि वो अफगान फौज ने खाली कर दी थी। पाकिस्तान का अपना एक मौक़िफ़ है और मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट कायम हो जो सबकी नुमाइंदा हो, और ये दुनिया भर का माहौल भी है। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे इसके बारे में। ठीक चुगताई साहब, आपने जैसे कहा कि झगड़ा मोल लेने को कोई मूड में नज़र नहीं आ रहा था। 20 साल तो झगड़ा ले लिया, इसके आगे क्या रह गया था? अमेरिका को जाना पड़ा और उसके बाद वहाँ पर जो नेटो और तमाम जो इत्तेहादी थे वो भी चले गए, तो फिर झगड़ा किस बिना पर लिया जाता? अशरफ गनी क्या करते? नहीं, अशरफ गनी तो कुछ भी नहीं थे भाई। जिस तरह हामिद करज़ई को मैं सर्टिफाइड झूठा कहता हूँ, इस तरह अशरफ गनी सर्टिफाइड एंटी पाकिस्तान दुश्मन थे वो। और दोनों दोस्त रहे हिंदुस्तान के, इसमें कोई हमारी गवर्नमेंट को भी पता है, हमें पता है। जाके हमारी बातें उनको बताते थे, हम हमारे पास दौरा करते थे, वापस दिल्ली जाते थे, वहाँ हमारे खिलाफ बात करते थे और अपने अवाम में भी हमारे खिलाफ बात करते थे। चुनांचे इंडिया का जो मीडिया आज कर रहा है वो आपके सामने सब कुछ है, बहुत शर्मिंदा है वो लोग, लेकिन ट्वीट बने हुए हैं। तो मेरा ख्याल है अमेरिका ने ये 20 साल की बात नहीं है गुजर, ये 96 की बात है। 96 से आज तक का एक अलमिया है, खून खराबा है। जो मतलब इराक को ले लें आप, अफगानिस्तान को ले लें, शदीद नाइंसाफ़ी, फजूल में हमला, फजूल में झगड़ा, जिसका कोई जवाब नहीं था। ट्रंप कह गए थे कि मैं विड्रॉ करूंगा, जो बाइडन ने तेज़ी दिखाई और तेज़ी इस तरह दिखाई कि वो इतना बड़ा गैप छोड़ गए। हमारा फॉरेन ऑफिस भी कहता है कि वहाँ गैप छोड़ दिया गया। पहले अगर जब तक फौज रहती तो मुज़ाकरात अगर होते तो एक स्टेबल पोजीशन पे होते, अमेरिका भी और दूसरे भी, और तालिबान बात सुनते। लेकिन जब अमेरिकी फौज उल्टे पैरों वापस गई, भागती वापस गई, तो फिर तालिबान के पास सारे कार्ड उनके पास आ गए। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह, बहुत अमन के साथ, कहीं वाक़यात हुए हैं, बहुत अमन के साथ वो दाखिल हुए हैं। और आज भी उन्होंने आज कह दिया उन्होंने कि जंग खत्म, बातचीत शुरू करें। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि जंग खत्म, और वो जो एक लिबरल एस्पेक्ट दिखा रहे थे वो अपनी साइड का, वो भी कायम है। 1996 से 2000 का जो आप जिक्र कर रहे हैं वो हालात, वो मनाजर कुछ और थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि उनके तर्जुमान देख लें, सोशल मीडिया पर उनकी प्रेजेंस देख लें, मीडिया के ऊपर उनकी प्रेजेंस देख लें, तो
वो अपना एक पर्सपेक्टिव जो मौजूद था वो चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि 3 माह पहले जब अमेरिका ने अनाउंस किया इनखला का, उसके बाद से एक स्पेस क्रिएट होता गया और तालिबान उस पर बड़ी तेज़ी से जो है वो स्पेस को कवर करते रहे। पाकिस्तान में सलामती काउंसिल का आज हंगामी इजलास भी बुला लिया गया है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज टर्की और पाकिस्तान के दरमियान राब्ता भी हुआ है, वज़ीर आज़म का डिस्कस कर रहे हैं, टर्की का सफारतखाना भी वहाँ पर खुला है। हमारी पोजीशन क्या रहेगी, ये कब तक वाजे होगा, या हम क्या डिसाइड करने वाले हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमारी पोजीशन है जिसको प्राइम मिनिस्टर भी होल्ड कर रहे हैं, दफ्तर खारजा भी, हमारी आर्मी भी। हमने सीखा है 96 से अब तक सीखा है हमने, और ये सीखा है कि काबुल में कोई ऐसी हुकूमत नहीं चल पाएगी जो एक नस्ली हो। अब एक पख्तून हो या ताजिक हो या उज़्बेक हो, ऐसी हुकूमत नहीं चल पाएगी, झगड़ा रहेगा। एक ऐसी वहाँ गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कसीरुल नस्ली, उस पर तमाम ग्रुपों को नुमाइंदगी हो और इंतखाबात का जरिया है, अवाम की नुमाइंदा हो, और अवाम की नुमाइंदा ये हो कि हर खत्ते को वहाँ नुमाइंदगी मिल रही हो। तो मेरा ख्याल ये है कि यही इसका फार्मूला है। इसी पर बात हो रही थी, जिसके बाद अचानक जो बाइडेन ने कहा बस हम वापस जा रहे हैं और सामान उठा के चल दिए। अब फिर वापस जाना पड़ रहा है एयरपोर्ट से अपने लोगों को निकालने के लिए। तो वो एक अफरा तफरी जो आप बता रहे हैं, वो अफरा तफरी दरअसल अमरीकियों के अंदर है, वो एयरपोर्ट की तरफ भाग रहा है। सही, बिल्कुल सही आपने चुगताई साहब कहा कि अफरा तफरी अमरीकियों में है और उनके इत्तेहादियों में इस वक्त है। तो फिर ये जो अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल है, नॉर्दर्न अलायंस से कुछ ताल्लुक़ रखने वाले लीडरान भी पाकिस्तान आ रहे हैं और मुशावरत कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान का डेफिनेटली राब्ता भी इस वक्त है, वहाँ पर जो इस वक्त तालिबान हैं उनके साथ भी राब्ता है और अफगान हुकूमत के साथ भी राब्ता रहा, अमेरिका के साथ भी राब्ता रहा। इस सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है कि आइंदा चंद दिनों में सूरत हाल कुछ बदलने वाली है, या जो नज़र आ रहा है उसी तरह ये चलता रहेगा, स्लो प्रोसेस में तालिबान गवर्नमेंट बना लेंगे ईजिली? देखिए, अगर अशरफ गनी तालिबान की ये बात मान लेते, जो उन्होंने कल मान ली कि आप चले जाओ, आप इस्तीफा दे दो, तो मेरा ख्याल है मसला हल हो चुका होता। अब्दुल्ला और दूसरे लोग जो इस वक्त बीच में पड़े हुए हैं, वो भागे नहीं हैं काबुल से, काबुल में हैं, बल्कि कतर जा रहे हैं अब्दुल्ला तो वो मसला हल कर लेते, उसका एक तरीक़ाकार होता। लेकिन अशरफ गनी अपनी जिद पर अड़े रहे। हिंदुस्तान से उनके राब्ते थे, बहुत तगड़े राब्ते रहे हिंदुस्तान से उनके, उस वक्त तक राब्ते रहे जब तक हिंदुस्तान ने अपनी तमाम कॉन्सुलेट और सफारतखाना वहाँ से निकाल नहीं लिया। सब भाग नहीं गए वहाँ से, भाग के दिल्ली नहीं पहुँच गए, वो राब्ते रहे। उन राब्ते जैसे वो अड़े रहे, वो डटे रहे कि नहीं जी, तालिबान को तो हम बात भी नहीं करेंगे इनसे। तो ये शेयरिंग का पावर का मसला था, कर लेते, नहीं कर पाए। अब ताजिकिस्तान भागना पड़ा है लोगों के साथ। अफसोसनाक, मुझे अफसोस हुआ उनके इस हशर का। अब्दुल्ला ने कहा है कि इन पर खुदा का खैर नाजिल होगा। बिस्मिल्लाह ने कहा है कि जनरल बिस्मिल्लाह ने कहा है, वज़ीर दिफा ने, कि उन्होंने हमारे हाथ पुष्ट पे बांध के मरवा दिया हमको, खुद भाग गए। तो मेरा ख्याल ये कि एक अच्छा मौका है, कल से 48 घंटे के दौरान मुझे लगता है कुछ शक्ल बन जाएगी, कोई एक तस्वीर आपको नजर आ जाएगी मुस्तकबिल के नक्शे की, वो आपको नजर आ जाएगी। अब्दुल्ला हैं, उनके साथ और लोग हैं, वो राब्तों में हैं तालिबान से, तालिबान से बात भी कर रहे हैं, और तालिबान ने कहा है कि हम हर मौजू पे बात करने को तैयार हैं। तो देखिए, तालिबान की लोग बड़ी बुराई करते हैं, और यकीनन उन्होंने बाद ऐसी बातें भी की तो उन पर वो कंडेम भी हुए। ओवरऑल सलामती कौंसिल ने आज भी, यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने आज भी कहा है कि उन्हें खवातीन का मसला है, खवातीन के हुकूक का मसला है, अक़लियतों का मसला है। यकीन दिलाया तालिबान ने कि जी उनको हक दिया जाएगा। अब उस पर बात कर लें बैठ के, उसको सॉर्ट आउट कर लें, और दावतनामा आ चुका है कि आगे बात करें हमसे। आप बिल्कुल सही नासिर बेग चुगताई साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में, 2 दिनों में, 1 दिनों में, क्योंकि काबुल में इस वक्त मुसलसल मुज़ाकरात चल रहे हैं और हर चीज़ पर बात की जा रही है, तो चीज़ें जो हैं वो मज़ीद वाज़ेह हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया नासिर बेग चुगताई साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन वहाँ पर जो लोकल अगवान रहनुमा हैं अबूज़र, वो भी ये कह रहे हैं कि बंदूक के ज़ोर पर अगर नज़रियात मुसलत नहीं करेंगे तो वो भी उनसे बात करने को तैयार हैं। और ऐसी ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो तालिबान की तरफ से भी दिया जा रहा है, वो चाहे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से हो या इंसानी। उन्होंने कहा है कि NGOs को काम करने देंगे, UN की प्रेजेंस के हवाले से उन्होंने कह दिया है, और इसके अलावा उन्होंने तमाम हुकूक की बात भी की है।
तो ये अच्छी बात है, अब वो वहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमत बनाने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर ये बात की जाए कि अमेरिका को इस 20 साल में क्या हासिल हुआ, तो ये सब कुछ सामने है। वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक में जब हमला किया गया तो नासिर बेग चुगताई साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि बहाने बना कर यहाँ पर हमले किए गए हैं और उसके बाद हासिल क्या हुआ, सिर्फ कीमती जाने चली गई, एक वॉर क्रिएट किया गया, वॉर जोन क्रिएट किया गया जिसको खुद ही हार का आर्टिफिशियल बेसिस पर या फिर कोई और मवाद था, लेकिन हल क्या निकला, कुछ भी नहीं निकला। और आज 20 साल बाद वहीं पर सिचुएशन दोबारा आ चुकी है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, जीता कौन हारा कौन, लेकिन इंसानों की जान चलेगी, यही सबसे बड़ा नुकसान। बिल्कुल, अमेरिका तो फ्रंट फेस था ना, उसकी सुबकी तो सबने देखी। इंडिया के साथ क्या हुआ और इंडिया खुद कितना शर्मिंदा है, लेकिन ढिटाई में उसने 15 अगस्त खूब मनाई है उन्होंने, लेकिन फिर भी ढीठ रहे हैं वो, और वो ढिटाई जो है वो मुझे लगता है कायम ही रहेगी। बहरहाल हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे कोरोना केसेस के हवाले से। कोरोना केसेस की अगर बात करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में 72 जानें चली गई और मस्बत केसेस की शरह जो है वो 6.8% है, यानी कि कुछ कम है, यानी कि 7 से कम हो गई है। और रिसेंटली अगर हम देखें तो वो 7+ ही चल रही थी, बल्कि 9 तक भी टच किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी कम है और इसके लिए मज़ीद कम करने के लिए आपको SOPs और साथ साथ वैक्सीनेशन अगर आप लगवाते हैं तो ये मज़ीद आइंदा चंद दिनों में कम हो जाएगी। लेकिन इससे पहले जब हम बात कर रहे थे, कराची और सिंध रेशो बहुत ज़्यादा आ रही थी, वहाँ पर डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा था और अब वही तशवीश जो है वो पंजाब और पंजाब के 2 मेजर शहर पिंडी और लाहौर में देखने में आ रहा है। लाहौर में पॉजिटिव रेशो मुसलसल बढ़ रही है और अब अराउंड 8% के ऊपर फॉल कर रही है। रावलपिंडी में भी डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। लाहौर की सिचुएशन क्या है? स्मार्ट लॉकडाउन तो लगाया जा रहा है जी, मेक श्योर किया जा रहा है लोग वैक्सीन भी लगवाएं और टाइम रिस्ट्रिक्शंस जो लगाई गई हैं उनको फॉलो भी किया जाए, लेकिन इसके बावजूद रेशो बढ़ रही है, तो कैसे इसको केटर किया जाएगा? DC लाहौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर रियाज मलिक साहब। DC साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 8% के अराउंड जो रेशो है, पॉजिटिव रेशो लाहौर में फॉल कर रही है, किस तरह से इसको केटर किया जाएगा? क्या मजीद पाबंदियां या सख्तियां एक्सपेक्ट की जा रही हैं आने वाले दिनों में? जी थैंक यू वेरी मच जी। जो कोविड की रेशो है वो अभी अंडर 10 है, डबल डिजिट को टच नहीं की, बट ऑब्वियसली ये 2 से स्टार्ट हुई है और आपको पता है कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जो एडमिट होना स्टार्ट हुए थे, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, एडमिट कितने पेशेंट्स हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। क्योंकि कोविड जो वायरस है वो किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना होता है कि हॉस्पिटल एडमिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो दैट कैन बी केटर्ड फॉर इन द रेजिडेंस, वो आराम से हो सकता है। तो अभी इसकी ऑब्वियसली बड़ी है, लेकिन इसको केटर करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं उसको भी अब इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। लेकिन इशू सबसे बड़ा यही है लोगों के बिहेवियर्स का, वो हमें देखना पड़ेगा। अगेन वैक्सीन लगवाना, अभी जो कल भी बहुत बड़ी इस पे कैंपेन हुई है US के अंदर कि जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है वैक्सीन के बारे में, उसका क्या हल है, उसको कैसे कैटर की जाए। कल जो सर्जन है, जनरल सर्जन जो US के, वो भी इस पे उन्होंने पूरी एक टॉक की है। सो वहां पर भी ये मसला चल रहा है। तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली ये मौजूद है, वैक्सीन लगवाना इंतहाई जरूरी है। ये बड़ा इसका क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि जिसने वैक्सीन लगवाई होती है उसको सिम्टम्स माइल्ड रहते हैं। अगर इन्फेक्ट होता भी है, वो हॉस्पिटलाइज बहुत रेयर चांसेस है कि वो, लेकिन हाउएवर हमने SOPs को इम्प्लीमेंट करना है, जो NCOs की डायरेक्शंस हैं उनको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन जो आम लोग हैं उनका ताउन बड़ा जरूरी है हमारे साथ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, हम भी ताउन कर रहे हैं, आवाम का ताउन मजीद चाहिए। तो मलिक साहब ये बताइएगा कि इस वक्त प्लान क्या है? आपने कहा कि US के अंदर भी ये मसला है, डेफिनेटली पूरी दुनिया में लोगों के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, रिजर्वेशंस हैं, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया ताकि लोगों को मजीद वैक्सीनेशन की तरफ लाया जाए? SOPs तो अपनी जगह पर है, लेकिन वैक्सीनेशन में कुछ तेज़ी हो जाए। देखिए, हम 28 लाख के करीब अभी डोजेस कर चुके हैं। हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन तकरीबन कोई 65 लाख के करीब है, जो 18 साल से ऊपर जिसको आप कंसिडर करते हैं। सो हम ऑलरेडी 40% को टच कर गए हैं डोजेस के एतबार से। सो ये एक अच्छा फिगर है पाकिस्तान के एतबार से, और हमारा टारगेट यही है कि दिसंबर तक हमने तमाम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है। इसके लिए हमारे सेंटर्स जो हैं, हम सेक्टोरल अप्रोच पे चले गए थे, वैक्सीनेशन सेंटर्स बने हुए थे। अब हम यूनियन काउंसिल लेवल पे वैक्सीनेट कर रहे हैं और एवरेज हमारा अराउंड अभी 46 to 50,000 पर डे एवरेज हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। सिर्फ 14 अगस्त को हमारा कम हुआ था वैक्सीनेशन,
due to limited number of persons who were coming to the vaccination centers. हमारे पास लेकिन यूजुअली हमारा एवरेज 45-46,000 चल रहा है पर डे. सो हमने इसको इंक्रीज करके 60 to 70,000 लेके जाना है और एक लेवल पे जाके 1 लाख तक भी हम करेंगे, क्योंकि यूनियन काउंसिल लेवल पे हम इसको अब स्टार्ट कर दिया हमने. सो प्लान हमारा मौजूद है. इंशाल्लाह हम वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि हम दिसंबर तक इंशाल्लाह पूरे लाहौर को वैक्सीनेट करेंगे, जो एलिजिबल पॉपुलेशन. बिल्कुल सही. और डीसी साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने में, फैसिलिटेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और वो आपकी इंतजामिया जो है वो बेहतर अंदाज में कर भी रही है. वो चाहे ड्राइव थ्रू सेंटर्स हों, वो चाहे मेगा सेंटर्स हों जो 24/7 खुले हैं, या अब आप यूनियन काउंसिल लेवल पर जा रहे हैं, तो लोगों का अब ताउन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वहीं पर एक चीज़ जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि लाहौर का पॉजिटिव रेशो का फिगर जब अराउंड 8-9 तक गया था तो स्कूल्स भी बंद कर दिए गए थे, और अब चूंकि ज़्यादा तशवीश है डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो बहुत तेज़ी से फैलता है, मतलब एक ही दिन में रेशो और ज़्यादा सामने आ जाते हैं, केसेस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं क्योंकि वो ट्रांसमिट ज़्यादा होता है. तो हम क्या फोर्सी कर रहे हैं कि हमें ये एक्सट्रीम कदम भी उठाना पड़ेगा अगर रेशो मुसलसल ऊपर गई तो? देखिए, डेल्टा वेरिएंट बिल्कुल लाहौर में मौजूद है, और डेल्टा वेरिएंट इज कंटेजियस, ये बहुत तेज़ी से फैलता है. और दैट इज़ वाई कि हमें नंबर ऑफ केसेस जो बड़े हैं, पॉसिबिलिटी रेट बढ़ा है, वो इसी वजह से बढ़ा है. लेकिन ये डिसीजन जो होता है कि स्कूल बंद करने हैं कि नहीं करने, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी NCOC's डायरेक्शन. NCOC एक ऐसा फोरम है जो कि पॉलिसी डायरेक्शंस देता है, और वो सारा एनालिसिस करके देता है. वो एक शहर को भी देख रहा होता है, पूरे मुल्क को भी देख रहा होता है. उनके पास डेटा मौजूद होता है, उसको एनालाइज करके वो फिर इस पे डिसीजंस लेते हैं, और वो डिसीजंस इम्प्लीमेंट होते रहे. आपको देखा है कि NCOC की बड़ा इफेक्टिव फोरम रहा है, जिसकी वजह से हालात बहुत काबू में भी रहे हैं. सो अगर NCOC की डायरेक्शन आएगी कि स्कूलों को बंद किया जाए, तो ऑब्वियसली फिर हम उसे बंद करेंगे. ठीक है, बिल्कुल सही है. इसके अलावा आपने कहा कि NCOC की डिसीजंस को देखा जाएगा. मलिक साहब, एक कंसर्न कुछ लोगों का, और ये आपने पहले भी देखा होगा और इस पर एक्शन भी लिया गया है, कि कुछ सेंटर्स पर कुछ मिली भगत से कुछ वैक्सीनेशन लगवाई गई हैं, कुछ मामलात हुए, करप्शन के मामलात भी देखे गए, कुछ लोग मुअत्तल भी हुए. अब मामलात ऐसे हैं, कुछ ऐसे मसाइल हैं जो कि आपको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एक तरफ गवर्नमेंट कोशिश की, वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं अनासर जो कि इन चीज़ों का फायदा उठाते हैं. एग्जैक्टली, कुछ ऐसा मसला और कोई एक्शन लिया गया हो? देखिए, ये आपकी बात दुरुस्त है. ये ऑपरेशन एक्चुअली बहुत बड़ा था, और हम ऑब्वियसली कोई भी मुल्क इसके लिए तैयार नहीं था. हमारे पाकिस्तान के लिमिटेड रिसोर्सेज थे, हमारे ह्यूमन रिसोर्स ट्रेंड नहीं था. नए सिस्टम्स हमने अडॉप्ट किए, नए सिस्टम्स हम लेकर आए, नादरा का सिस्टम लेकर आए, और ऑपरेशन क्योंकि बड़ा था, HR भी वहाँ पर उसकी कैपेसिटी के इश्यूज भी थे. ऑब्वियसली जहाँ पर कोई इंसेंटिव होता है तो वहाँ पर फिर आप पावर को मिसयूज भी करना लोग स्टार्ट कर देते हैं. ये इंसिडेंट हमारे पास कपल ऑफ इंसिडेंट्स पर रिपोर्टेड, एक्शन से टाइमली हो गए और बड़ा क्लियर मैसेज चला गया. सो आई होप कि अभी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, लेकिन इक्का दुक्का कोई वाकयात अगर होते हैं तो वो ट्रेस अगर होते हैं तो हम डेफिनेटली बड़ा सख्त उस पे एक्शन करेंगे. बिल्कुल सही. डीसी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर की सिचुएशन पर्टिकुलरली इंतज़ामिया के हवाले से जो है वो आपने वाज़े कर दी. एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो आई, जिस पर मुझे खुशी भी हुई कि एक ऐसी चीज़ जिस पर हमने कई साल लगा दिए ऑप्ट करते हुए, आज से वो नाफिजुल अमल होने वाली है, और वो है यकसा निज़ाम तालीम. चाहे पहली से 5वीं क्लास तक ही हो रहा है, लेकिन दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव, फर्स्ट स्टेप विच वी रियली अप्रिशिएट, कि चाहे वो मदारिस की तालीम हो, स्कूल्स की तालीम हो, प्राइवेट गवर्नमेंट, यकसा निज़ाम तालीम होगा और तमाम बच्चों को इक्वल एजुकेशन. बिल्कुल, और ये बड़ा वाकई बहुत बड़ा स्टेप है. शफकत महमूद साहब जो कि वज़ीर तालीम है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा होने जा रहा है, और पहली से 5वीं तक जब मुल्क भर के तालीमी इदारों में, जिसमें सिंध अभी शामिल नहीं है, वहाँ पर यकसा निज़ाम तालीम होगा. और इसके अलावा ये भी है कि वज़ीर आज़म साहब आज इसका बाकायदा लॉन्च भी करेंगे, लॉन्चिंग तकरीब भी होगी. लेकिन कुछ मसाइल अभी भी हैं इसमें, क्योंकि हमें ये भी देखना है, क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि एक जैसा निज़ाम तालीम एकदम से लेके आना, प्राइवेट स्कूल्स का कोर्स तब्दील कर देना, और फिर बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अपने वेरिएंट्स रखी होती है अपने कोर्स के अंदर, उनको दोबारा सा करना बड़ा मुश्किल काम है. लेकिन चूँकि गवर्नमेंट ने या फिर टास्क अपनाया है, कोशिश कर रहे हैं,
हैं। तो लेट्स सी कि आइंदा चंद दिनों में इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए क्या किया जाता है। और जब फर्स्ट इनिशिएटिव लिया जाता है तो चैलेंजेस भी आते हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उनको सेटल इन करना होता है। शफकत महमूद साहब ने कहा ये हमारे मंशूर का हिस्सा है जी, और आज वज़ीर आज़म बाकायदा इसकी लॉन्चिंग करेंगे। लेकिन ये मामला सिंध में फिर से मतनाज़ हो गया है। ये वो एक प्रॉब्लम है जो वफाक और सिंध के आमने सामने खड़े होने की है, और बहुत से ऐसे इशूज़ हैं जिसमें सिंध और वफाक आपस में एक दूसरे से एग्री नहीं करते, और इस पर भी सिंध ने कहा ना हमसे मुशावरत की गई, ना हमसे पूछा गया। हम भी 2 साल से एक नया निज़ाम तालीम लाने की कोशिश कर रहे थे। वी वर्क रियली हार्ड, तो हम अपना ही निसाब जो है वो आगे लेकर चलेंगे, और हम बाउंड नहीं हैं कि वफाक ने अगर कह दिया तो हमने वही करना है। बिल्कुल, बाउंड ना होने की वजह यह है कि 18वीं तरमीम जब से हुई थी तो तमाम सूबे जो हैं उनके पास इख्तियार है अपनी हेल्थ और एजुकेशनल पॉलिसी बनाने का, उसको इम्प्लीमेंट करवाने का। तो इसी बेस के ऊपर सिंध ने अभी इसको नहीं माना, लेकिन डिस्कशन चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं। होपफुली इसके ऊपर कुछ रेजोल्यूशन हो जाएगा और ये मसला भी खत्म हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करें एक ऐसे इशू के ऊपर जो कि शुरू हुआ कोरोना जैसे ही दुनिया में छाया, उसके बाद सूरत हाल ये बनी कि बहुत से जहाँ पर इकॉनमी मुतासर हुई वहीं पर स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुए जो कि इंटरनेशनली पढ़ रहे थे। उसी में एक बहुत बड़ा हमारा हिस्सा है जो कि चाइना में पढ़ रहे हैं। 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी भी मुतासर हैं इसी वजह से सिमल, क्योंकि अभी चूँकि नॉर्मल डेज़ आए नहीं हैं और कोरोना के चाइना में दोबारा से स्टूडेंट्स जो हैं जा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो स्कॉलर्स हैं जो पढ़ रहे थे वहाँ पर, अब ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं या फिर उनका रुक चुका है कोर्स, ब्रेक आ चुकी है, उससे बहुत ज़्यादा इशू बन चुका है। बिल्कुल, और ख़ास तौर पर वो कोर्सेज जहाँ पर आपको रिसर्च ऑन लोकल ग्राउंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत से ऐसे PhD स्कॉलर्स हैं जो अपना कोर्स वक्त तो कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन अब उन्हें वापस जाना चाहिए अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन चाइना की तरफ से अभी ना वापस बुलवाया जा रहा है, ना ही कोई पॉलिसी क्लियर हुई है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टीचर हैं US के यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेस के, और PhD स्कॉलर भी हैं जो कि चाइना के एक यूनिवर्सिटी से PhD कर रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन बदर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब वक्त देने के लिए। ये इशू सारा है क्या, और आपको चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर ये स्टूडेंट्स और आप समेत बाकी स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं और अब उन्हें वापस जाना चाहिए, क्या कहा जा रहा है, क्या पॉलिसी है एजुकेशन वहाँ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने मुझे इनवाइट किया इस इशू पे बोलने के लिए। बेसिकली हुआ क्या था कि चाइना में जब ये कोविड आया उससे पहले ही विंटर वेकेशन आती हैं, स्पेशली जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है चाइना का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है और -30 तक टेम्परेचर जाता है। तो मोस्ट ऑफ दी ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं ये कोविड से पहले ही पाकिस्तान आ चुके थे विंटर वेकेशंस के लिए, और वापस इसलिए नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे जब कोविड आया और बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हुई और चाइना बॉर्डर क्लोज हो गया। अब प्रॉब्लम क्या था कि उसके साथ ही उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस तो स्टार्ट कर दी, लेकिन जो कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स आर PhD स्टूडेंट्स और कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद अब रिसर्च एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने हैं। अब जो रिसर्च एक्सपेरिमेंट स्पेशली जब स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही हम अपना थीसिस सबमिट कर सकते हैं, और ज़्यादातर जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जो क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया, उसमें 2 पेपर्स Q1 कैटेगरी में पब्लिश होने ज़रूरी हैं, और Q1 कैटेगरीज आर द हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स, जिसमें पब्लिश करने के लिए आपको उस लेवल के पैरामीटर्स और उस लेवल की स्टडी कंडक्ट करनी पड़ेगी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है, और अगर अवेलेबल भी हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मेरा काम मीट साइंस पे है, और अगर मुझे LCMS या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है तो वो पाकिस्तान में 1 या 2 जगह पे अवेलेबल है। लाइक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पूरे पाकिस्तान में या तो निबजी में अवेलेबल है या यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर में। यूनिवर्सिटी की ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क ही नहीं कर रही, जबकि निबजी में कोई अगर आपने सैंपल करवाने हैं तो आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा अपने सैंपल। जी जिस तरह आप बता रहे हैं डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है और इसको केटर भी करना चाहिए। तो अभी सिचुएशन है क्या चाइना में स्टूडेंट्स जो इंटरनेशनल थे वो वापस आ चुके हैं, वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, और सिर्फ आप पाकिस्तानियों के लिए मसला है या फिर ओवरऑल भी इस वक्त चल रहा है? आपको क्या डिटेल्स बनी है वहाँ से? जी जो हमारा नॉलेज के अकॉर्डिंग ये है कि उन्होंने USA, कोरिया और आर्मीनिया इन 3 कंट्रीज के स्टूडेंट को अलाउ किया है, और वो इस टाइम चाइना में दोबारा जा चुके हैं स्टडी कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को अभी तक अलाउ नहीं किया, और यही मैं आपके प्लेटफॉर्म से आप लोगों से मीडिया से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस इशू को हाईलाइट करें, बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स।
और जिन्होंने आके पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को, पाकिस्तान को सर्व करना है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम ऑनलाइन ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी सीखेंगे तो हम क्या अपने कंट्री को सर्व करेंगे। बिल्कुल सर। जी जी। आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी से बात हुई है ताकि इस इशू को चाइना के सामने रखा जाए और उनकी यूनिवर्सिटी से बात की जाए? लेकिन ऑब्वियसली वो हैं तो खुद मुख्तार ही, रिक्वेस्ट की जा सकती है उनसे। ये 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स में मोस्टली स्कॉलरशिप होल्डर भी हैं जिनको चाइना स्कॉलरशिप दे रहा था, तो कहीं आपकी एजुकेशन डिपार्टमेंट से बात हुई है? जी जी, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री से बात होती रही है, हमारी जो है मतलब वज़ीर आज़म पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, उस पर फ्रीक्वेंटली हम मतलब उस पर कंप्लेंट्स डाल रहे हैं, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक। जुल्फी बुखारी साहब ने एक डाटा कलेक्ट किया था उसमें कि जो लोग यहाँ पे हैं हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद 1 साल हो गया, कोई उस पर अपडेट नहीं आई। अभी रिसेंटली पाकिस्तान एम्बेसी जो चाइना में है उन्होंने डाटा कलेक्ट किया है, लेकिन उन्होंने भी कोई अभी तक अपडेट नहीं किया कि हम आपके काम पे क्या कर रहे हैं। तो मेरी ये पर्सनल रिक्वेस्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो हमेशा ये कहते थे कि वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जिसमें एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता, और वो मिसालें हमेशा मलेशिया, तुर्की, चाइना और उन कंट्रीज देते थे। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप एक दफ़ा डायरेक्ट बात करें उनके प्रेसिडेंट से, इंशाल्लाह आपकी एक कॉल से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक, इफ्तिखार हुसैन बदर साहब, आपका शुक्रिया और आपको गुड लक कि आपका ये मामला हल हो। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट डेफिनेटली इस पर सोच रही होगी, इस पर काम किया जा रहा है, और जहाँ पर बहुत से दीगर इशूज़ हैं, ये भी बहुत बड़ा इशू है जिस पर इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर इस पर बात हो रही है, दीगर ममालिक के साथ भी, वहीं पर चाइना के साथ भी। तो उम्मीद करते हैं जल्द ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, मुल्क में वैसे ही क्राइम रेशो को अगर जिक्र करें तो हर गुज़रते दिन के साथ साथ ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि मज़ीद फैल भी रही है, लेकिन उसी के साथ साथ रिपोर्ट भी होती है और फिर उस पर जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो सबके सामने आती हैं। ख़वातीन के ख़िलाफ़ क्राइम की रेशो जो है उसमें भी एवरी ईयर इजाफा होता जा रहा है, और जब भी हम कोई इंसिडेंट डिस्कस करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है, फेमिनिज्म का टैग लगा दिया जाता है, ऐसे कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है उस इशू को, लेकिन ये रियलाइज़ नहीं किया जाता कि एक इंसानी कीमती जान या जिस भी नौयत का वो क्राइम है, बेहुरमती किस तरह की जाती है ख़वातीन की, इसके ऊपर सवाल खड़ा किया। बिल्कुल, और इसमें हमने देखा है कि ख़वातीन पर जो तशद्दुद हुआ उसकी वजह कोई भी बना के तशद्दुद जो है असल जो है वो कॉज बन जाती है और उसका हल निकालना चाहिए। बहुत से ऐसे केसेस, चाहे कत्ल हो, वो चाहे ऑनर किलिंग हो, वो चाहे रेप हो, और इसके अलावा ज़िंदा तो क्या, अब तो मुर्दों को भी सुकून नहीं है, और ये भी बहुत से ऐसे केसेस आए जिस पर हम बात भी करेंगे आज के प्रोग्राम में। इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात होते हैं पाकिस्तान, लेकिन उसका हल क्या निकलता है? सिर्फ बात की जाती है, सज़ाएँ उस तरह से नहीं हो पाती हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। रिसेंटली क्या हुआ कि जिसने आपने कहा ऑनर किलिंग के नाम पर कत्ल किया गया, लाहौर का इलाका डिफेंस जिसमें मॉडल थी नायाब, उनको कत्ल किया गया उनके घर पर, और फिर जो कातिल थे वो उसके स्टेप ब्रदर निकल आया और ये कह दिया जी हमारा झगड़ा हुआ था। ऑनर किलिंग किस बात की थी? उसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया और पूरे मुआशरे को उसने शर्मिंदा कर दिया। बिल्कुल, मुलजिम ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया है, और जब उसने मॉडल नायाब को कत्ल किया तो उसके बाद एक पूरा सीन वहाँ पर क्रिएट किया पुलिस को मिसगाइड करने के लिए कि शायद ये रेप अटेम्प्ट थी जिसके अंदर वो कत्ल हो गई, लेकिन अब सौतेले भाई को गिरफ्तार कर लिया। आपने कहा सलूशन क्या निकलता है? एक तो इंसाफ कि आप किस तरह से इस मुलजिम को बाकायदा सज़ा दिलवाएं, दूसरा केस को सॉर्ट आउट करना, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन होता था, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशंस में या इस तरह के केसेस जब हाइप पकड़ते हैं और आवाम बात करती है तो पुलिस भी एक्टिव होती है और प्रॉपर चालान जो है वो तैयार किया जाता है। ये कह देना कि जी कत्ल किया था मैंने गैरत के नाम पर, अब ये बातें नहीं चलेंगी, क्योंकि अब पाकिस्तान में इतना शऊर आ चुका है, पाकिस्तानी इस कदर इस बारे में अब फोकस्ड हो चुके हैं कि इस तरह की बातों में अब नहीं आने वाले हैं, उसको सजा मिलेगी। कोई गैरत के नाम पर कत्ल जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ये बात जो है एक्सेप्टेबल है कि आप कोई कॉज बना दें, कोई रीज़न बना दें, क्योंकि जब इसने कत्ल किया था उससे लेकर यानी कि 11 जुलाई से लेकर अब तक इसने इस बारे में क्यों बात नहीं की है? इसका मतलब है कि वो दरिंदा है, वो खूनी है, वो कातिल है, उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई रीज़न नहीं है किसी को कत्ल करने की। बिल्कुल, जब हम बेहुरमती की बात करते हैं और क्राइम की बात करते हैं तो ठट्ठा में एक ऐसा इंसिडेंट पेश आया कि आप यकीन करें कि रूह कांप उठती है जब इस तरह का कोई इंसिडेंट सामने आता है। कब्रिस्तान में दफन की गई 14 साला नौजवान लड़की की लाश की मुबैना तौर पर बेहुरमती करके उसे खेतों में फेंकने वाला मुलजिम
पुलिस मुकाबले में हलाक तो हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस कर रहा था, वो पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी और उसको, और पुलिस मुकाबले में उसको मार दिया गया। लेकिन आप उस जहनियत, उस दरिंदगी को सोचिए कि एक लड़की जो कब्र में चली गई, जो फौत हो गई, वहाँ भी उसे सुकून नहीं है और उसकी लाश को वहाँ से बाहर निकाल कर उसके साथ ज्यादती की कोशिश। जी, और इसके साथ साथ से हम जब सुबह इस खबर को डिस्कस कर रहे थे तो बहुत से पुराने वाक़यात भी याद आ गए, बहुत सी ऐसी पुरानी दिलखराश जो हैं खबरें भी सामने आ गई हमारे, जब हमें बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह से पहले भी बहुत दफ़ा हो चुका है। और फिर ये जो दरिंदे होते हैं, ये जो इस तरह के साइको पेशेंट भी, मैं इनको इसलिए नहीं कहूँगा कि उधर से भी लिवरेज मिल जाता है कि जी आप साइको थे, शायद ज़हनी मरीज़ थे, लेकिन जो भी थे, इसने जो घिनौना इकदाम किया है उसको सज़ा तो मिल गई, वो कत्ल, वो इनकाउंटर में वो मारा गया। लेकिन बात यह है कि ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं, हमें ये भी निशानदेही करनी पड़ेगी, हमें रूट कॉजेज़ की तरफ जाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इस पर बात करनी चाहिए, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट आगे आने चाहिए, हमारे कोर्सेज इस तरह से पढ़ाने चाहिए, मदरसे हों, हमारे स्कूल्स हों, हमारे बाजार हों, कोई भी सेफ जगह क्यों नहीं रही है, इस पर प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं इंसाफ की, जस्टिस की और कानून की, तो क्या हमारी सज़ाएँ काफ़ी हैं? क्या हमारे कानून में एक खातून का इस्तेहसाल करने के बाद जो सज़ा दी जाती है वो काफ़ी है? ये सवाल खड़ा हुआ जब बैरिस्टर खदीजा सदीकी का इंसिडेंट, आपको याद होगा कि उनके अपने ही क्लास फेलो ने उस पर इक़दाम कत्ल किया और सज़ा पूरी होने के बाद वो तकरीबन 3.5 साल, पौने 4 साल के बाद वो बाहर आ गए। ये बहुत सवालात उठे कि क्या ये काफ़ी था उनकी सज़ा के लिए, और अभी इस पर मुख्तलिफ हलकों में बात ही हो रही थी कि एक और इंसिडेंट पेश आया और लाहौर के इलाके गुलबर्ग में, जहाँ उनकी रिहाइश का है बैरिस्टर खदीजा सदीकी, उनके घर पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया और वज़ीर आला पंजाब ने बहरहाल इसका नोटिस ले लिया और मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। लेकिन बैरिस्टर खदीजा ने यह सवाल उठाया है कि क्या इसको एज डायरेक्ट अटैक नहीं समझा जा रहा कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, गोली का बाकायदा निशान भी मौजूद है, शी वाज अलोन एट होम और गाड़ी घर पर खड़ी थी। अच्छा, आप ये देखें कि इस केस के ऊपर अगर हमने फॉलो भी किया, लेकिन हम तो इसकी खबरें भी बताते रहे, लेकिन इसके अलावा जो लोगों ने इसको फॉलो किया होगा कि जब इस शख्स को सज़ा दिलवानी थी तब भी इस कदर इशूज़ होते रहे, तब भी चीज़ें सामने आती रही। पहले इसको हाई कोर्ट से इसको सज़ा भी मौतल होगी, सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोबारा से सज़ा को कलअदम किया और फिर सज़ा बहाल की, जो उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। तो यानी कि हमारी कोर्ट्स को भी डिसाइड करना होगा कि जो केसेस हैं जो साफ सामने आते हैं उसके ऊपर कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। क्यों ऐसे केसेस सामने आते हैं जिसमें कोर्ट से उसको रिलीफ मिलता है, फिर दोबारा से उसको स्टे पे या ये डिपेंड करता है केस टू केस भी, कि केस आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चालान कैसे पेश कर रहे हैं और सबूत क्या है, क्योंकि कोर्ट्स ने सबूत की बुनियाद पर और उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो आगे लेकर चलना है। पर आइन साजी की भी, कानून साजी की भी ज़रूरत है कि किस तरह से हमारे आइन में ये गुंजाइश मौजूद न रहे और स्पीडी ट्रायल हो। ऐसा ही एक इंसिडेंट इस्लामाबाद में पेश आया था जिस पर नज़रें आज भी पूरे पाकिस्तान की हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से इस केस को तैयार किया जा रहा है। वो है नूर मुकद्दम कत्ल केस, जिसमें आए रोज़ पेशरफ्त ये हो रही है कि फोरेंसिक रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बाकायदा पूरा डेटा कलेक्शन की जा रही है, हर तरह से सबूत इकट्ठा किया जा रहा है ताकि इस पूरे केस में मुजरिम समेत कोई भी सहूलतकार, वो चाहे इसके माँ बाप हों, वो चाहे इसके मुल्ज़िमान हो, वो चाहे कोई मरकज़ बहाली सेंटर हो, थेरेपी सेंटर हो, जहाँ उसके वालिद साहब ने फ़ोन करके अपने दरिंदा बेटे को बचाने की कोशिश की, हर तरह से इस पूरे केस को जो है वो मजबूत बनाना। बिल्कुल, उसको इस केस को मजीद मजबूत बनाना चाहिए। 6 अफराद मजीद गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें बहाली मरकज़ के मालिक को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा ये चीज़ें भी सामने आई कि नूर मुकद्दम को पहले कत्ल करने से पहले रेप किया गया है। फिर इसके अलावा जो सहूलतकारों का आपने जिक्र किया, उन्होंने कैसे सपोर्ट की, पेरेंट्स ने कैसे इस मामले को छुपाने की कोशिश की, जो मुलाजमीन थे उन्होंने किस तरह से इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हुए। अब ये कहा जा रहा है कि जिसके वालिदैन हैं उनका डायरेक्टली कसूर नहीं तो उन्हें ज़मानत मिल जाए। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बात की जा रही है, अभी डिक्लाइन है, लेकिन ये बात की जा रही है कि उनको ज़मानत दे दी जाए। ये बहुत इशू है। अब देखते हैं कि इस मामले पर किस तरह से डिसीजन लिया जाता है, कोर्ट कैसे देख रही हैं। शाह खाबर साहब जो कि लॉयर हैं नूर मुकद्दम के, उनका केस लड़ रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से लड़ रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त सिचुएशन क्या है, केस कहाँ पर है। शाह खाबर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पूरी कौम की नज़रें हैं जी इस केस के ऊपर, क्योंकि ये केस जो है वो लिटमस टेस्ट होगा हमारे कानून का, हमारे अदालतों का। क्या देख रहे हैं आप इस वक्त? कुछ तेज़ी है, कुछ मसाइल हैं जो कि बता सकें आप? देखिए, ये केस जो है उसकी तफ्तीश है वो अपने मंतकी अंजाम रही है। आपने देखा होगा इसमें जो वो वाले जो किरदार थे जो को भी जो है वो कल गिरफ्तार करके और उनको भी अदालतों में पेश किया गया और उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो आज तक लिया गया है। बन रहा था इसमें इस पूरे
वाक़ये में, इस अफसोसनाक वाक़या में, तो वो जितने कैरेक्टर्स हैं उन सबको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है और हर एक का अपना अपना रोल है। लेकिन जो सबसे सीरियस रोल जो है वो जाहिर के ऊपर है, जिसने ये बेईमाना और अंधोनाक जो है ये जुर्म किया है। और इसमें पुलिस ने तकरीबन अपनी जितनी शहादतें हैं वो इकट्ठी कर ली हैं और इसमें जो फोरेंसिक शहादतें हैं वो भी तकरीबन आ चुकी हैं और उम्मीद है कि कुछ दिनों में इसका एक चालान मुरतब हो जाएगा और चालान मुरतब होने के बाद फिर ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में जो चला जाएगा वो उसको जब वेट करेगा तो फिर इसको ट्रायल कोर्ट में जो है इसके मुकदमे की समाअत के लिए भेज दिया जाएगा। बिल्कुल सही। वकील साहब, जब ये बात की जाती है कि इस तरह का केस बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाता है तो पुलिस भी ऑब्वियसली अलर्ट हो जाती है और हर तरह से सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहीं पर एक सवाल स्पीडी ट्रायल के हवाले से आता है। क्या आप मुतमईन हैं तमाम प्रोसीडिंग्स के साथ के स्पीड के साथ ये पूरा केस जो है वो डेवलप किया जा रहा है ट्रायल कोर्ट के लिए? देखिए, बात यह है कि जब जैसे आपने खुद भी अभी बात कही कि एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अगर अच्छा चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाए जिसमें तमाम वाकयात को कड़ियों में पिरोकर पूरा उसका ए टू ज़ेड तमाम वाकयात को जब मुश्तमिल कर दिया जाए और अच्छी शहादत पेश की जाए तो उसमें थोड़ा सा ये मैं नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा दिनों में उसका फैसला होगा। उसकी वजह ये है कि ये तमाम शहादतें जो हैं वो अदालत के सामने लानी है। जो है या मुसलमान उनको अपनी सफाई का भी पूरा मौका दिया जाता है। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर ये बहुत जल्द भी अगर इसका ट्रायल हुआ और इसमें कोई ज्यादा ताखीर ना हुई तो इसमें ट्रायल में तकरीबन जो है 3-4 माह जो है वो लग सकता है। अच्छा, तो इस बारे में शाह खबर साहब बताएगा। बहुत से लोग मीडिया पर भी और सोशल मीडिया पर हमने बात देखी है कि आपसे भी बल्कि सवालात होते रहे हैं कि मॉडल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं, उस हवाले से कुछ पेशरफ्त हुई? क्योंकि ये कहा जाता है कि वो आप जो नूर मुकद्दम उनकी फैमिली की तरफ से ये अपील की जानी चाहिए। ऐसा कुछ है कि मॉडल कोर्ट्स की तरफ ये मामला चला जाए जिसमें मजीद तेज़ी आ सकते? जी बिल्कुल, ऐसा ऑप्शन जो है ये उनके वालिद जो है या उनके जो लवाकिन है वो ऑप्शन जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा कि जब चालान अदालत में जाएगा। अब अदालत चालान किसके पास जाएगा, क्योंकि ये सेशन कोर्ट का ट्रायल है, तो ये जो मुतलका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं उनके पास ये जाएगा। तो फिर ये आगे उनकी मर्जी है कि उसको अपने पास समाअत के लिए रख दें या किसी एडिशनल सेशन जज को भेज दें, या अगर वो स्पीडी कोर्ट्स अभी तक मौजूद हैं तो उसमें भी ये केस जो है ये जाया जा सकता है और उसमें भी इसकी समाअत जो है जल्द फौरी बुनियादों पर हो सकती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शाह खबर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। कि अभी भी टाइम लगेगा क्योंकि चालान अभी मुरतब किया जा रहा है और तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स को इकट्ठा किया जा रहा है। ये बात ठीक है कि इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसा इंसिडेंट जिसमें सबूत भी मौजूद हों, 3 से 4 माह का लगना पूरे सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान ज़रूर हो सकता है कि अगर इस तरह के केसेस को हम इबरत का निशान बनाकर जस्टिस प्रोवाइड करें तो आप सोचिए कि कितने इंसिडेंट्स। और इसके लिए कुछ तरमीम करनी पड़ेगी। तरमीम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब जो ट्रायल है, जो चालान का प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा है, वो थोड़ा सा लेंथी है, उसका तरीकाकार सिर्फ कानून के चेंजेस से ही हो सकता है। तो उसके लिए बहुत से लोग बात कर रहे हैं, इस पर चेंज होना भी चाहिए। स्पीडी ट्रायल होगा तभी जो मुलजिम हैं, जो मुजरिम हैं, उनको इबरतनाक सज़ा मिलेगी और ये पाकिस्तान में बेहतर कानून और जो इसकी अमलदारी है उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक ऐसे तबके की जिसको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है और अगर उसकी अच्छी ट्रेनिंग की जाए तो चाहे मर्द हों या ख़वातीन सभी एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर काम करते हैं और ऐसा ही हुआ। रिसेंट देखा कि फैसलाबाद की एक मासूम सी छोटी सी लड़की सना अमानत, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ट्रेनिंग हासिल की प्रॉपर एनजीओ के थ्रू और उसके बाद वो इस वक्त अपनी खुद की मोबाइल शॉप रिपेयरिंग चला रही है। बिल्कुल, जब भी आप वोकेशनल और स्किल्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है कि ख़वातीन शायद सिर्फ ब्यूटिशियन बन सकती हैं या टीचर बन सकती हैं या स्किन केयर के ऊपर कुछ काम कर सकती हैं। आई फेल्ट सो प्राउड कि सना ने खुद चूज़ किया मोबाइल रिपेयरिंग और टेक्निकल चीज़ में उन्होंने ना सिर्फ कोर्स कंप्लीट किया बल्कि जब उनको ग्रांट पे मिली तो उसको उन्होंने यूज़ करते हुए फैसलाबाद के एक इलाके में अपनी मोबाइल शॉप भी खोल लिया। तो हमारे साथ सना अमानत मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सना।
वालेकुम सलाम। सना, मुझे आप पर इतना फ़ख्र है, मैं आपको बता नहीं सकती कि आपने एक तो टेक्निकल एजुकेशन हासिल की, मोबाइल रिपेयरिंग की, उसके बाद आपने अपनी दुकान खोली जिसको तकरीबन 2 महीने से आप चला रही हैं। कैसा आपका एक्सपीरियंस जा रहा है मोबाइल शॉप चलाने का? सबसे पहले तो ये बताइएगा। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत सारे कस्टमर्स आ जाते हैं, बहुत अच्छा है सारा, हर तरह के फ़ोन ठीक कर लेती हूँ, सब बहुत अच्छा जा रहा है। ज़बरदस्त, वेरी नाइस ही सना, बड़ा अच्छा लगा आपसे सुनकर के, सब बहुत अच्छा जा रहा है। तो ये जो आप पाकिस्तान की माशाल्लाह पहली खातून हैं जिन्होंने अवार्ड, जो एक एसोसिएशन है जिसके थ्रू ख़वातीन ट्रेनिंग लेके आती हैं और अपनी पहली मोबाइल शॉप आपने बनाई है पाकिस्तान में, ये बड़े एजाज़ की बात है पाकिस्तानियों के लिए भी। तो बताइएगा अपना सफ़र, 3 महीने की ट्रेनिंग ली, कैसा लगा आपको, क्या क्या आपके ख्याल आया कि कर लूँगी या नहीं कर पाऊँगी, फिर आपको सपोर्ट करने वाले कौन कौन थे इसमें? सबसे पहले तो जब एफएससी से मैं फ्री हुई सारे पेपर्स देकर, तो फिर पता चला कि ये एनजीओ जो है वुमेंस को मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स करवा रही है। तो उसमें मैंने अपनी मम्मा से बात की कि मुझे भी ये करना चाहिए। मेरे भाई की पहले ही शॉप थी, तो मैंने सोचा कि मुझे भी उनके साथ ना इस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स में जाना चाहिए। फिर मैं गई उधर, उन्होंने 4 माह का कोर्स करवाया और फिर जैसे स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं वैसे ही उन्होंने हमारे से टेस्ट लिए हर तरह के फ़ोन के, मुख्तलिफ फ़ोन्स के। तो उस फ़ोन में जो जिसने अच्छे तरीके से किया उसको उन्होंने पोजीशन भी दी और साथ में डिप्लोमा भी दिया, और उस डिप्लोमे के बाद फिर उन्होंने ग्रांट दी ताकि हम अपनी शॉप खोल सकें। इसलिए अब उसी पैसों को इस्तेमाल करते हुए मैंने अपनी चीज़ें लेके आई और अपने भाई की शॉप में ही रख दी हैं, और अब मैं और मेरे भाई दोनों इस शॉप को चला रहे हैं। आप और आपके भाई दोनों इस शॉप को चला रहे हैं, ऑब्वियसली वो आपकी सपोर्ट हैं और आप टेक्निकली जो है वो वहाँ पर एक्सपर्ट हैं। सो सना, मुझे ये बताओ कि आपकी दुकान पे बहुत सी ख़वातीन भी आती हैं अपने मोबाइल ठीक करने, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस डेवलप भी होता है ना कि यहाँ पर एक लड़की है और वो डील करे। और देखें अबूज़र कि ये वो चीज़ है जिसे हमें स्पेशली सपोर्ट करने की ज़रूरत है। इन ख़वातीन को ना सिर्फ प्रमोट करने की ज़रूरत है बल्कि एक्चुअली प्रैक्टिकली अगर आप इनके पास जाएंगे तो इनसे अपना मोबाइल का काम कराइए, इनको सपोर्ट कीजिए। सो सना, ख़वातीन भी आपकी शॉप पे आती हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है? वो एकदम से आपको देख के परेशान तो नहीं हो जाती कि मोबाइल ठीक करने वाली लड़की यहाँ पर बैठी हुई है और हमें डील भी वो करेगी? नहीं, उन्हें बहुत ही एतमाद महसूस होता है, क्योंकि लड़कियां लड़कों के पास नहीं जाती कि हमारा फ़ोन ठीक कर दें। अगर उनको फ़ोन ख़राब हो जाए तो वो अपने भाई लोगों को भेजती हैं कि आप लोग जाएं और हमारा फ़ोन ठीक करवा के ला दें। कभी कभी भाई लोग नहीं भी जाते, तो हो सकता है उन्हें ज़रूरत हो अपने फ़ोन की, तो इसलिए वो फिर खुद ही आ जाती हैं मेरे पास। अपने भाई लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो लड़कों के पास जाके तो फ़ोन ठीक करवाएं, इसलिए वो मेरे पास ही आ जाती हैं डायरेक्टली और अपना प्रॉब्लम बता देती हैं कि इस फ़ोन में ये मसला है, तो वो फिर ठीक हो जाता है। और सना, जब आप सामने होगे ना तो डाटा चोरी होने का खदशा भी नहीं होगा। अक्सर ख़वातीन को ये प्रॉब्लम होती है कि मोबाइल का डाटा इधर उधर हो जाएगा। जी, थैंक यू सना, आपको शुक्रिया और आपको गुड लक। आप इसी तरह अपना काम भी जारी रखें। जिस तरह सबको खुशी हुई है, हम सबको बहुत खुशी इस बात की है कि खातून अगर आगे बढ़ रही है तो उसको सपोर्ट करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, और इसी तरह आप काम भी करिए और अपनी पढ़ाई भी जारी रखिए क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। आप पढ़ रही हैं उसको भी कंटिन्यू रखिए और आपकी जो फैमिली आपको सपोर्ट करिए, ये बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल, और हम भी सपोर्ट कर रहे थे जी हमारी पाकिस्तान की टीम को, और बड़ा ज़बरदस्त सनसनीखेज़ ये मुकाबला था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 विकेट से हम पहला टेस्ट, ये जो 2 टेस्ट की सीरीज़ थी वो हार गए। और जैसे अभी ब्रेक में भी मैं और अबूज़र बात कर रहे थे, ट्राइंग टू कन्विंस मी कि हमने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, बस इस तरह अच्छा खेल के अगर हार गए तो इसमें कोई बात नहीं होती। बट मैं ये कह रही थी कि हमेशा ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि अगर आप खेल रहे हैं तो किसी ने जीतना किसी ने हारना है, लेकिन अगर आप अच्छा खेल कर हारे हैं तो कम से कम जो आपके जो सपोर्टर्स होते हैं, फैंस होते हैं, वो उस तरह से परेशान नहीं होते। क्योंकि रिसेंटली जो मैच हुआ है पाकिस्तान का, लो स्कोरिंग मैच था, दोनों टीमों ने कोई बहुत हाई स्कोर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने 168 को जिस तरह से डिफेंड किया है, 150 पे 9 खिलाड़ी आउट थे, 1-2 कैच मिस हो गए, मिस फील्डिंग हो गई, ये हो जाता है, लेकिन आपको लगा कि पाकिस्तान ये 168 का टारगेट सेट कर भी मैच जीत रहा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की तारीफ करनी चाहिए। बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, खुसूसन शाहीन अफरीदी ने 4 और हसन अली 3 विकेट्स लिए हैं, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को जीत के बहुत करीब लाए थे,
हार हो गई तो कोई बात नहीं। जब सोशल मीडिया पे मैं डिफरेंट लोगों के स्टेटसेस देख रही थी ना, तो सुबह 4:30 बजे 5 बजे बाबर अली के फैंस और लोग उठ कर मैच देख रहे थे, क्योंकि टाइमिंग इसकी सुबह के वक्त की थी। लेकिन फिर मुझे ये लगा कि ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है कि कैच छूट गए, ये हमारा एक पैटर्न चला आ रहा है बहुत से मैचेस में। हमारा फील्डिंग बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एंड आई थिंक वी नीड टू रियलाइज इट। लेकिन लोग कहीं ना कहीं तारीफ भी कर रहे थे, जैसे आपने कहा कि बाबर आजम की बड़ी तारीफ हो रही थी, फिर हमारी बॉलिंग लाइन की बड़ी तारीफ हो रही थी। तो आई थिंक ये वही बात है कि आप अच्छा खेले हो, लेकिन यू कुड हैव डन बेटर। एक और विकेट ले लेते तो शायद। आपने फील्डिंग का जिक्र किया, मुझे बहुत से ऐसे मैसेज याद हैं जिसमें पाकिस्तान ने बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, लेकिन फील्डिंग की वजह से हम हार गए। बहुत सी कम टीमें ऐसी हैं दुनिया में जो कि फील्डिंग की वजह से हारती हैं। विकेट कीपर चेंज हुए सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुसलसल जो है वो हम कैच छोड़ देते थे, विकेट का कैच तो पकड़ा ही नहीं जाता था। बिल्कुल, विकेट कीपर्स का भी प्रॉब्लम है और इसके अलावा मेन फील्डिंग का भी प्रॉब्लम है, मिस फील्डिंग का बहुत प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ें देखनी होंगी। हमारे पास इंटरनेशनल कोचेस भी आते रहे, लेकिन वो कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा डोमेस्टिकली प्रॉब्लम है कि जब आपकी ट्रेनिंग का टाइम होता है उस वक्त अगर आप प्लेयर्स को इस तरह से मजबूत करें कि वो फील्डिंग अच्छी करें, उस पर अपना फोकस करें, अपनी डिसिप्लिन, अपनी जो स्पोर्ट्स स्पिरिट है उसको लेकर चलें, तो मेरे ख्याल में बहुत से जो मैचेस जो हम क्लोज हार जाते हैं वो भी हम जीत सकते हैं। बट आई जस्ट वांट टू से दैट आई टोल्ड यू सो। आपको याद हो पहले दिन मैच के जब बात की थी तो आपने कहा देखा कितना अच्छा खेला हमने, 2 विकेट्स गिरा दी और ये हो गया वो हो गया। तो मैंने आपको क्या कहा था, उम्मीद नहीं लगानी। नहीं, उम्मीद देखिए आप ये मिस फील्डिंग हुई या जो भी, whatever the reasons are, we have lost this match. We have lost this match. Let's hope कि हम सीरीज ना हारें और अगला जो टेस्ट है वो हमारे हिस्से में, जो हमारी हार भी जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे हारे तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन ये वन साइडेड मैच जो है ना वो नहीं होना चाहिए। वन साइडेड मैच होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। अच्छा खेलें तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जीतना चाहिए। एनीवेज जी, मूविंग ऑन, एक और इंटरेस्टिंग खबर आपके साथ शेयर करते हैं और वो है जी, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जब मेसी ये अनाउंस कर रहे थे कि वो 21 साल के बाद अपना क्लब छोड़ रहे हैं एंड ही वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। और वो जो अब इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि ये जो टिश्यू इस्तेमाल किया उन्होंने, होता है ना कि अक्सर सेलिब्रिटीज़ जो कोई एक पर्टिकुलर प्रॉप यूज़ करते हैं उसके बाद उसकी ऑक्शन होती है, तो ये टिश्यू ऑक्शन के लिए मौजूद है, $1 मिलियन से स्टार्ट हो रहा है। ज़बरदस्ती। और ये किसी भी मेरा ख्याल है फ़ैन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बन जाएगा जो कि बार्सिलोना का होगा, क्योंकि मेसी ने आखिरी बार जब अपनी कॉन्फ्रेंस की थी तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गए थे और ये ख्याल मेरे ख्याल में किसी को आया नहीं होगा कि ये टिशू भी बिक सकता है। लेकिन जिस शख्स का ये आइडिया था अब उसने इसको संभाल लिया है और वो $1 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी तकरीबन 16 करोड़ पे बनते हैं, इससे ज़्यादा ही बनते हैं, उसको अभी रखा जाएगा ऑक्शन में। और ये मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे लोग होंगे वो जो कि इसके ऑक्शन में बैठेंगे और ख़रीद भी लेंगे। तो खैर मेसी के बारे में ये बात भी की जा रही है। उसके बाद भी इस इंटरव्यू, बहुत से इंटरव्यूज उन्होंने दिए हैं जिसमें उन्होंने लोगों ने उनसे पूछा कि आप जज्बाती हो गए, तो उन्होंने कहा 21 साल मैंने एक वक्त गुजारा है, बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, बड़ा नाम कमाया है, तो जज्बाती होना नेचुरल बात है, लेकिन बिकना ये नेचुरल नहीं है। ये नेचुरल नहीं है, स्मार्ट मूव है जिसने भी किया है जी, अच्छे खासे पैसे वो बना लेंगे। बहरहाल हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेते हैं फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जब भी इंसानियत की खिदमत की बात की जाती है तो एक दूसरे की सपोर्ट बनने की बात की जाती है और पाकिस्तान में ये जनरोसिटी इतनी ज़्यादा है कि हम सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाली कंट्रीज़ में हमारा शुमार होता है, लोगों को सपोर्ट करने में हमारा शुमार होता है। और फिर दुनिया जब इसे रिकगनाइज डिफरेंट अवार्ड्स की मद में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की मद में जब इसको हाईलाइट किया जाता है तो बहुत फ़ख्र महसूस। बिल्कुल, और इसी फ़ख्र का एक हिस्सा है हमारे पाकिस्तानी जो कि चैम्पियन ऑफ चेंज करार दिए गए UN और NYU के प्लेटफॉर्म से, और ये वाहिद पाकिस्तानी है जिनका नाम इस तरह से शामिल हुआ। 39 UN मेंबर स्टेट्स में से वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने बहुत से लोगों की सपोर्ट की है। 1400 प्लस फैमिलीज़ को सपोर्ट इस तरह किया कि कारोबार शुरू करवा के दिया, जो कि वाकई बहुत बड़ा एक इशू होता है। ये प्लान क्या था, किस तरह से एग्जीक्यूट किया। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैन अशरफ मुगल साहब जो कि फिलैंथेरेपिस्ट हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर हैं और सोशल वर्कर भी हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। ज़ैन अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि आपने लेकर चले और माशाल्लाह बहुत से लोगों को सपोर्ट किया आपने। जी थैंक यू वेरी मच। बेसिकली जी सीड आउट एक इदारा है जो 2013 में हमने शुरू किया। पाकिस्तान में वो लोग जो गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं और वो तकरीबन आधी आबादी है, और जिन लोगों के पास बैंक के पास एक्सेस नहीं है, फाइनेंशियल एक्सेस नहीं है, हम उन लोगों को हैंड पिक करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद उनको पब्लिश कर दिया जाता है अपने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म में, जो हमने होम ग्रोन प्लेटफॉर्म डेवलप किया, पाकिस्तान का पहला माइक्रो फाइनेंस इंटरेस्ट फ्री क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म।
और उस पर पब्लिश करने के बाद हम उनको कनेक्ट करते हैं डोनर्स के साथ पूरी दुनिया से, और लोग थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स दे के किसी भी आदमी के कारोबार को 100% फंड कर सकते हैं। तो जैसे ही उनका कारोबार 100% फंड हो जाता है तो रादर देन गिविंग देम हार्ड कैश, हम उनका पूरा बिजनेस इस्टेब्लिश और एग्जीक्यूट करके देते हैं अलॉन्ग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, मेकिंग श्योर कि जो बंदे को पैसे दिए गए हैं उसका पैसा सही जगह पे इस्तेमाल हो। और जैसे ही वो कारोबार शुरू कर लेते हैं उसके बाद वो आसान के साथ में वही इंस्टॉलमेंट्स वापस करते हैं विदाउट इंटरेस्ट, और वो इंस्टॉलमेंट्स एक रिवॉल्विंग फंड में डाले जाते हैं और उसी रिवॉल्विंग फंड से 100% रिवॉल्व की जाती हैं दूसरे पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेसेस में। बिल्कुल सही। तो ये सच एन अमेजिंग इनिशिएटिव, जिसमें हम जब चैरिटी का जिक्र करते हैं तो किसी की मदद कर देना तो आसान होता है, किसी को उसके पाँव पर खड़ा करना और एक ऐसा रोजगार उसको प्रोवाइड कर देना कि आगे उसको ज़रूरत ना पड़े किसी से मदद लेने की, ये बड़ा ज़बरदस्त सा इनिशिएटिव और साइकिल है जिसको दुनिया में रिकग्नाइज किया। और UN जहां 39 मेंबर्स हैं, 39 मेंबर्स कंट्री हैं, पाकिस्तान में आपने ये अवार्ड हासिल किया। हाउ डज इट मेक यू फील? एंड यू हैव वन और भी बहुत ज़्यादा अवार्ड्स, लेकिन दिस वाज वेरी प्रोमिनेंट और ये सोशल मीडिया भी काफ़ी वायरल हुआ, लोग आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है ये अवार्ड तो असल हकदार सारे वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगियां बदली हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और जिनको एक होप मिली है एक नए कल के लिए, बेहतर कल के लिए इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। और ना सिर्फ हम लोग उन लोगों को कारोबार शुरू करवा के देते हैं बल्कि उनके 2 बच्चों को भी स्कूल भेजते हैं। तो 5,000 बच्चों को जो स्कूल से बाहर थे वो उनको भी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने वापस स्कूल में दिलवाया। और बिल्कुल आपने दूसरे अवार्ड्स की बात की तो आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रिसीव द कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन डेवलपमेंट वर्क 2018 में। फिर 2019 में फोर्ब्स 30 अंडर 30 सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की लिस्ट में मेरा शुमार हुआ। और अभी इंशाल्लाह ताला 28 अगस्त को मुझे ISDB का अवार्ड मिलने जा रहा है, जो 32 साल की इस्लामिक हिस्ट्री में पहली दफ़ा 2 इस्लामिक फिनटेक को अवार्ड दिया गया, जिसमें से एक पाकिस्तानी इदारा है और एक अमेरिका का इदारा है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये एक बड़ा मुस्बत इमेज हम क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तान का बाकी मुमालिक के आगे भी, और दुनिया में दिखा रहे हैं कि वी कैन ऑल्सो डू इट एंड वी कैन ऑल्सो अचीव द ड्रीम्स वी लुक एट। बिल्कुल सही आपने कहा, हम कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं, और पाकिस्तानी फिलैंथ्रोपिस्ट सोशल वर्कर्स तो दुनिया में सबसे आगे हैं इस तरह से अपनी कौम को सपोर्ट करने में। तो ज़ैन बताइएगा कि क्या इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं जो कि आपको नज़र आते हैं इसमें, और किस तरह से आप प्लान आउट कर रहे हैं आइंदा आने वाले दिनों में, क्या और प्लान्स हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि 40% जो आबादी है पाकिस्तान की वो गुर्बत की लकीर के नीचे रह रही है। अभी हम गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और बहावल नगर में फील्ड ऑपरेशंस ऑफिसेज हैं हमारे, और इंशाल्लाह ताला जो हमारा प्लान है कि हम पाकिस्तान के हर कोने में अपना दफ्तर खोलें और लोगों के लिए दरवाजे खोलें। और क्योंकि लेने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं तो ऑब्वियसली आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए और बाकी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हम कोशिश करेंगे ज़्यादा लोगों तक आवाज़ पहुँचे, और जो हम ब्रिज बनने का किरदार अदा कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से निभाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले ताकि वो कनेक्ट कर सकें इन पोटेंशियल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है माशाल्लाह। हमारे पास हमने 1400 लोगों को कारोबार शुरू करवा के दिए, जिसमें से 30% खवातीन है, 5% डिसेबल्ड लोग हैं, इसमें 5% ट्रांसजेंडर्स हैं, इसमें रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि किसकी क्या एथनिसिटी है, रिलीजन है, कास्ट है, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड से ये इदारा काम करता है। और 100% हम पेपरलेस मोड पे काम कर रहे हैं और सिस्टम तयन करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कि कौन सा इंसान हकदार है कि नहीं। बिल्कुल सही। और जैन, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है ये आपके प्लेटफॉर्म को ट्रांसपेरेंट भी बनाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फिर इस पर ट्रस्ट करते हैं और इस कॉज का हिस्सा बन जाते हैं। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है। तो जैन, मुझे ये बताएं कि अभी तो ऑब्वियसली आपने 2013 में ये स्टार्ट किया, लेकिन अभी देयर इज़ अ लॉन्ग रोड अहेड जहाँ पूरे पाकिस्तान में आपके दफातर खुलें और लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें। फॉर नाउ क्या सिस्टम है? कोई अगर ये प्रोग्राम देख रहा है या आपको सोशल मीडिया के ऊपर कहीं पर देख रहा है एंड दे हैव दिस टेक्निकल एजुकेशन या आइडिया जिस पर वो काम करना चाहते हैं, वो कैसे आपको अप्रोच कर सकता है?
जी, दो तरीके हैं। एक तो वो हमारी वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वो कारोबार करना चाहते हैं टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, और अगर उनको टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी आती और अगर इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो सीधा हमारे किसी भी दफ्तर में वॉक इन करें और वहाँ से उनकी जिम्मेदारी हम उठा लेते हैं और उनका सारी जो वेरिफिकेशन है, प्रोसेस है, उनको हम खुद गो थ्रू करवाते हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए। हमारे नुमाइंदे बैठे हुए हैं हमारे दफ्तरों में और वो पूरा टेक अप करते हैं प्रोजेक्ट को टिल द एग्जीक्यूशन एंड सक्सेसफुल ऑफ द प्रोजेक्ट। ज़बरदस्त, वेरी नाइस जी। आपको गुड लक ज़ैन अशरफ, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर चल रहे हैं, बहुत से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, तो ये और ज़्यादा फले फूले, क्योंकि इससे पाकिस्तानियों का फ़ायदा है और फिर पाकिस्तानियों का नाम भी रोशन होता है। वेरी गुड। और अभी तो इतने सारे अवार्ड्स आपने और जीतने हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, अपना नए काम जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द शो। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे और अबूजर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।